भाई ये बात है अपना लाजपत नगर की। लाजपत नगर का काफ़ी फेमस किस्सा है। मैं पहले यहीं पे ईस्ट ऑफ कैलाश ही रहता था मैं भी, तो मेरे को किसी ने बताई थी। तो सीन ये होता है, एक ना वहीं का एक लड़का होता है लाजपत नगर के, प्रॉपर ब्लॉक वो नहीं करते हम, डिस्कस नहीं करेंगे कौन से ब्लॉक में था। जो देखेगा शायद अगर आसपास का होगा समझ ही लाजपत जाएगा। नगर का था काफी। हाँ काफ़ी है। तो भाई बहुत अच्छा लड़का, कॉलोनी का बहुत अच्छा लड़का, मतलब ऐसा लड़का अच्छी कंपनी में जॉब करता था, एमएनसी में जॉब करता था गुड़गांव ही। और ऐसा लड़का कि हर कोई उसकी इज्जत करता, ना उसके अंदर किसी तरह के कोई ऐप, ना वो सिगरेट पीता, ना कोई शराब पानी, कोई गलत ऐप थे ही नहीं उसमें। जो भी बड़े बुजुर्ग कोई भी आसपास दिखता था, नमस्ते आंटी, राम राम, ये सब करता हुआ अपना डेली जाता, मतलब बहुत एक तरीके से कहते हैं ना, जिसकी मिसाल हर कोई देता है कि देख उसके बेटे को देख, शर्मा जी के बेटे को देख, वर्मा जी के बेटे, वो उस टाइप का लड़का था कि हर कोई आस पड़ोस वाला उसके बेटे की मिसाल देता था, मतलब उस लड़के की मिसाल देता था कि भाई ये लड़का बहुत अच्छा है, बनना है तो इसके जैसा बन। अब भाई चलो, उसकी ना शादी तय होती है एक लड़की से। अब भाई शादी वादी लड़का गया देखने के लिए, मिला, सब कुछ घर वालों ने ओके कर दिया, लड़की के घर वालों ने, लड़की ने भी ओके कर दिया। वहाँ पे बैठ बहुत एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा। लड़की वालों ने सबने ओके कर दिया। शादी का दिन आया, लड़का घोड़े पे बैठता है, सॉरी घोड़ी पे कोई नहीं। हमारी हुई नहीं है ना, इसलिए हमें पता नहीं है किस पे बैठ। मुझे तो अभी पता लगा अरे मजा कि घोड़ा नहीं होता, घोड़ी होती है। ठीक है भाई जी। तो क्या सीन होता है, वो जैसी घोड़ी पे बैठता है उसके पास फ़ोन आता है एक बंदे का। वो उसको फ़ोन पे कहता है, सुन मेरी बात, ऐसा है वो लड़की को छोड़ दे, वो मेरा प्यार है, अगर तूने नहीं छोड़ा इसके भुगतान तू ही, मतलब इसका भुगतान तू ही करेगा, इसकी गलती, मतलब उसके बाद जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी तेरी है, मेरी नहीं है। कहता है छोड़ना, मनने दे। क्योंकि क्या होता है ना, उस बंदे के दिमाग, वो थोड़ा पढ़ा लिखा मिच्योर बंदा था, तो उसको पता था कि आजकल की जो लड़कियां होती हैं इनके पास्ट, क्योंकि हर किसी का अपना पास्ट होता है, तो उसको पता है कि लड़कियों को कई लड़के छेड़ते हैं, कई लड़के उनके पीछे पड़े रहते हैं। तो भाई होगा कोई उसका आशिक वाशिक टाइप का होगा, तो ऐसे ही परेशान करने के, क्योंकि भाई वो लड़की उससे डेली नॉर्मल फ़ोन पे नॉर्मल बातें करती है, अच्छी खासी प्यारी प्यारी बातें करती है, एक एक डेढ़ घंटे। अच्छा जी, तो उसने ऐसे इग्नोर कर दिया, उसने कहा होगा साला कोई, छोड़ना। भाई शादी हो गई, लड़की को लेके आ गया घर पे। लड़की को लेके आया तो वो, मतलब लड़की उसको अपने ना पास नहीं आने दे रही। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मतलब उसने कहा यार ऐसा भी क्या सीन है, मतलब बिल्कुल ही पास नहीं आने दे रही है, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, बातचीत सब कुछ बढ़िया कर रही है, लेकिन करीब नहीं आने दे रही है मेरे को बिल्कुल भी। अब भाई उसने कहा जो होगा कोई बात, चल अभी अनकंफर्टेबल फील कर रही होगी, एक शादी को 2-3 दिन ही हुए। अब वो ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह उठ के अपनी गैलरी की तरफ जाता है, वो एक अननोन बंदे को देखता है अपनी कॉलोनी में, ऐसे जो उसके ऐसे कान पे फोन लगा रखा है, और ऐसे वो नहीं होते लौंडे लपाड़े जो ऐसे करते हुए, समझ गया ऐसे, तो वो ऐसे ही एक लौंडे को देखता है, उसके घर के बाहर से घूम रहा है ऐसे, और सीधे ना बस उसी के घर की तरफ ही देखता हुआ, और उस बंदे को देखता हुआ ऐसा आगे फिर आते हुए फोन पे बात करता हुआ निकल रहा है। और भाई देखो क्या होता है ना, कि अगर आप एक कॉलोनी के हो, आपको पता होगा कि इस कॉलोनी में ये कौन कौन बंदा रहता है, कौन कौन नहीं रहता है जी। अगर कोई एक अननोन बंदा यहाँ पे घूमेगा ना, आपको डाउट हो जाएगा कि यार ये है कौन। भले ही आप डाउट भी ना हो, लेकिन आपको एक मन में एक क्वेश्चन आ जाएगा कि यार ये इसको देखा तो नहीं है पहले, ये कौन है। एक दिन हो गया जी, दूसरा दिन हो गया, अब वो देखे कि भाई जब भी मैं, क्या नाम है, मतलब ये लड़का यहाँ पे फ़ोन पे बात करता हुआ घूमता है, और फिर उसकी बीवी भी, क्या नाम है, कहीं ना कहीं फ़ोन पे लगी रहती है। यार क्या सीन है ये, पता नहीं। अब वो एक रात ना उसकी बीवी ने ऐसी कुछ, मतलब 4-5 दिन ही हुए थे शादी के, उसको अपने रूम से बाहर भगा दिया कि भाई मेरे रूम, मेरे साथ तो सोने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ ऐसे उसने सिनेरियो क्रिएट किया।
भाई वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा यार ये क्या सीन है। उसने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाहर चले जाता हूँ। वो गया, उसकी बीवी उसके बाद तुरंत बाद है ना वॉशरूम में चली गई। उसने क्या किया, एक फ़ोन को रिकॉर्डिंग पे ऑन करके उसके तकिए के नीचे रख दिया अच्छा। कि भाई क्या सीन है, मैं पूरा सीन सुनता हूँ। और वो बंदी रात भर फ़ोन पे उस लड़के से बात कर, वो कह रहा देख मैं तेरे घर के नीचे अभी भी खड़ा हुआ हूँ। उसने अगले दिन सुनी है सारी रिकॉर्डिंग। वो उठ के आया, उसने रिकॉर्डिंग सुनी, देख मैं तेरे घर के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आ जा अपना सामान लेके, नहीं काट दूंगा ऊपर आके। समझ में नहीं आ रही तेरे को। मतलब वो ऐसा हड़का के बोल रहा उसको जैसे जानवर को ट्रीट करते हैं ना, उस तरीके से। और वो बिल्कुल सहमी हुई से, हाँ हाँ बाबू मैं आ रही हूँ, आपके पास आ जाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मतलब वो इस तरीके से। अब भाई इस बंदे ने वो रिकॉर्डिंग सुनी, इसका दिमाग खराब है। इसने कहा यार साला ये क्या सीन चल रहा है, हाली शादी मेरे से करी है, उसके साथ भगने की तैयारी में ये तो है ना। अब भाई इसने क्या करा, ये उसके गेट के बाहर खड़ा रहा और बाहर देखा इसने, फिर वो लड़का बाहर घूम रहा है ना। अब इसने क्या करा, उसके गेट के बाहर ही ऐसे खड़ा होके उसकी फ़ोन पे बात सुन रहा था। गेट खुला ही हुआ था, मीन्स वैसे जैसे अभी बंद है ये गेट, इस तरीके से। और ये बाहर से बातें सुन रहा है, वो अंदर फ़ोन पे बात करी, हाँ बाबू मैंने सब सामान रात को पैक कर लिया था, अब मैं तैयार हूँ बिल्कुल आने के लिए, बस जैसे ही मौका दिखेगा मैं भाग जाऊँगी यहाँ से। उसने भाई वो अंदर घुसा, सीधे उसके हाथ से फ़ोन छीना। उसने कहा कौन है ये वही है ना वो जो उस दिन मेरे को घोड़ी पे जब मैं चढ़ा हुआ था तब इसने फ़ोन किया था। अब भाई वो बंदा उसने उससे फ़ोन लिया, उसने उसको बोला हाँ भाई क्या दिक्कत है तेरे को, है ना, क्यों तू इसको परेशान कर रहा है। वो कह रहा मैंने तेरे को बोला था ना कि क्या नाम है, इससे शादी मत करनी तो तू पछताएगा, तो अब पछता, ये मेरी है, मैंने इसके साथ सब कुछ कर रखा है ये वो कहता है सारी बात ठीक है लेकिन अब इसकी मेरी शादी हो चुकी है, जो तुम्हारा था पास्ट में जो भी था मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तू भाड़ में जा, इसको फ़ोन कर, इसको आज के बाद से इसको फ़ोन मत करियो और ना इसके आसपास दिखियो। अब भाई उस बंदे ने क्या सीन करा कि भाई मतलब पहले तो उसने उसको जाने दिया, वो बंदे ने फ़ोन ऑन काट दिया। अब उसने अपनी पत्नी को बैठाया, वो पत्नी से बोलता है भाई क्या सीन चल रहा है तेरा, ये कह रहे तूने आज शादी को हमारे 1 हफ्ता हो गया, तूने मुझे अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दिया, वैसे तुम मुझसे शादी से पहले इतनी प्यार भरी बातें कर रही थी, सब कुछ तू मेरे को वो कर रही थी, अच्छे से ट्रीट कर रही थी, अब क्या सीन है, तू ये भागने की तैयारी क्या कर रही है। उसने कहा नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तो उसने कहा तुझे ये चीज़ शादी से पहले बोलनी चाहिए थी ना, अब क्यों तू अपनी ऐसी तैसी करा रही है। उसने कहा चल ठीक है एक काम कर, बहुत बड़ी बात बोली भाई यहाँ पे एक लड़के ने। उसने कहा चल कोई बात नहीं, तेरे और उसके बीच जो भी था जैसा भी था मैं एग्री करता हूँ, हर लड़की का एक अपना पास्ट होता है, तेरा भी रहा होगा, मुझे उससे 1% भी दिक्कत नहीं है, तेरा क्या था क्या नहीं था मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये बात जो है इस कमरे के बाहर गेट के बाहर भी नहीं जाएगी, यहीं पे मैं ख़त्म कर दूंगा इस बात को, लेकिन तू अब हमारी शादी हो चुकी है उसको एक्सेप्ट कर ले। वो भाई नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मतलब मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती। अब भाई फिर उसके बाद तो भाई फिर सीन होना ही था, फिर उसने उसके घर वालों को भी बुला लिया, सब बुला लिया। उसके फिर घर वाले बताते हैं कि भाई उसने वो लड़का ऐसे ही है, उसने इसके ऊपर वशीकरण कर रखा है। तो भैया तो वो कहते हैं कि तो ये चीज़ तुमने पहले बतानी चाहिए थी ना शादी से, अब शादी हो गई सब कुछ हो गया, अब तुम ये सारी चीज़ें बता रहे हो। वो कह रहे हैं हमने बहुत मतलब पंडितों से बात करी है, इसके हाथों में भी ताबीज वाबीज बंधवाए थे, वो लड़का फिर बार बार इसके हाथों से खुलवा देता, कहता है इसको मारता अलग है, कहता है इसको मारता भी है, सब कुछ करता है इसके साथ, उल्टे सीधे कर्म करता है, कहती है फिर ये उसके पास चले। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर ऐसा भी सीन था तो तुमने ये चीज़ पहले क्यों नहीं बताई शादी से, पहले बतानी चाहिए, पहले बतानी। और लड़की सबसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की, वो मानने को तैयार नहीं, यानी नहीं मैं उसी के साथ रहूँगी। मतलब भाई ऐसे ऐसे लेवल पे लोग वशीकरण करते हैं। उसके बाद भाई वो लड़का उसने भाई इतना बड़ा दिल करके उसने कहा एक काम कर तू जा, उसने भेज दिया उसको उसी लड़के के साथ। भाई वो आज की डेट में ना मतलब वो लड़का ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई नशा नहीं होगा उसके बाद जो उसने ना किया हो। समझ गया भाई, मतलब किस टाइप का लड़का होगा, किस तरीके का।
भाई वो इस लेवल पे डिप्रेशन, क्या 1 महीने तक वो बंदा कमरे से बाहर नहीं निकला। ले दारू, इतनी दारू पी भाई उस बंदे ने, बहुत नेक्स्ट लेवल पे दारू पी। मतलब एक छोटी सी चीज़ होती है, लोग, मतलब मेरे को सबसे बड़ा वो लगता है भाई, उस बंदे ने इतना बड़ा दिल करके, भाई कितनी बड़ी बात है ये, खुद सोच के देखो भाई आसान थोड़ी है मतलब। भाई। मेरे अब तुम एक बात बताओ, कोई भी एक लड़की है, मान लो तुम्हारी कोई पार्टनर है, तुम उससे सारी चीज़ें अपनी शेयर कर रहे हो, तुमने उसको हर लेवल पे एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए कि चल तेरा कोई भी पास्ट था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये जो बंदा आ रखा है, तुम्हें पता चल गया सामने, तुम वो लड़का उसके साथ, वो लड़की उसके साथ भागने को तैयार है, वो लड़का नीचे खड़ा है, और फिर भी तुम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हो कि भाई चल कोई बात नहीं, मैं तेरी सारी गलती माफ़ करता हूँ, और ये बात इस गेट से बाहर नहीं जाएगी। उसके बावजूद वो लड़की इतनी बावड़ी हो रखी थी कि नहीं, मेरे को तो उसी के साथ जाना है। अभी क्या स्टेटस है? अभी तो भाई अब उसका वही है, मतलब बिल्कुल ही पागल हो रखा है। अच्छा, बिल्कुल पागल हो रखा है, मतलब पागल मीन्स, और वो जो लड़की जो गई थी जिसके साथ, उसका तो भाई कुछ पता ही नहीं है, कोई उसके माँ बाप को भी नहीं पता उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता उसके, उस लड़की का सीन, ये सीन है। सो सैड भाई। मतलब क्या बोलूँ कि कैसे कैसे लोग हैं बाहर, वशीकरण करवाते हैं, ये करवाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यार वो जो लड़का जो आप बता, जो पागल हो गया है या फिर क्या, उसने मतलब अपनी जो वाइफ थी, वाइफ ही कहूँगा मैं तो, उनकी खुशी देखी या फिर कि जो उनके से भाई लेकिन सामने वाले ने नहीं देखी ना, उन्होंने तो नहीं देखी ओब्वियसली भाई, सामने वाले ने नहीं देखी। जी। दिक्कत ही ये है ना, ये ज़माना बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो चुका है आज के टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा। एक और किस्सा था ऐसे ब्लैक मैजिक के ही, जो हमारे एक पॉडकास्ट आया था, वो भी मतलब वो थोड़ा सा बहुत लंबा, मतलब 1 घंटा है, उसके 2 एपिसोड निकालने पड़े, इतना लंबा इतना रियल किस्सा था भाई। तो मतलब ऐसे किस्से आते रहते हैं, ऐसे इंसिडेंट्स, तो भाई पता लगता है कि भाई लोग किस लेवल तक पागल हैं बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ों को लेके। और लास्ट में ना जो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना भाई, इनको करना कुछ नहीं होता है ना भाई, उनको उस लड़की की 1% इज्जत नहीं होगी, उस लड़की की कुछ नहीं होगा उसको, अभी भी किसको क्या पता भाई कैसे रहे, तो क्या पता, अरे वो कुछ है भी या नहीं, ये हाँ, ये है भी या नहीं, सबसे बड़ी बात यही है। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा ना, वो गुंगन मसानी के ऊपर मैं बताने वाला हूँ। जी। ये स्टोरी जो है ये गुंगन मसानी के बारे में, जी भाई। तो देखिए, ये कहानी जो है ये मेरी नानी ने मुझे बताया था, पहले ही बताता हूँ आपको। और कोलकाता की ही बात है। मेरी नानी कोलकाता में कोलियरी का काम करती थी, जो कोयले का खदान होता है, वहाँ पे मेरी नानी काम करती थी। तो उस टाइम आपको ये भी बता दे, जगह का भी नाम बता देता हूँ। बोगड़ा चट्टी आसनसोल में है, यानी कि कोलकाता में आसनसोल, आसनसोल के अंदर बोगड़ा चट्टी, ये एरिया का नाम है भाई। ये रियल है, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि हाँ भाई फेक है। और उस जगह में मेरी नानी करती थी काम। तो वहाँ पे क्या ना कि शमशान घाट एक है बोगड़ा चट्टी से थोड़ी दूरी पे, लेकिन वो एरिया में एक आदमी था। अब मेरी नानी ने बाद में मुझे बताया था कि कैसे कैसे उनको पता चला। तो जो मेरे नाना थे, अब ऐसे होते हैं भाई, बुजुर्ग लोग हैं, तो गांव का, हम जिस एरिया में रहते हैं हमें पता होता है कि भाई इसके घर में ये चीज़ हुआ है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के थ्रू हमें पता चल जाता है। तो नानी ने मुझे जितना बताया, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ कि उस गांव में बोगड़ा चट्टी में एक आदमी रहने के लिए आया अपनी फैमिली के साथ, और वो मुंबई का रहने वाला था। उसके घर में कुछ मतलब कि मुंबई में जहाँ वो रहता था, कर्जे इतना ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा हो गया था, उसने लोन ले रखा था। वो छोटा सा मेडिकल स्टोर में काम करता था, और मुंबई जैसे बड़े सिटी में वहाँ पे फैमिली को रह के और अकेले इंसान कमाने वाला, वो भी मेडिकल स्टोर में, या कोई 10-12 हज़ार की नौकरी अगर पा रहा है तो नहीं चला सकता घर। जी। ठीक है, कम से कम 40-50 हज़ार वो भी अगर दोनों मिल के अगर कमा रहे हैं, तो सेपरेट महीने का 1-1.5 लाख हो, तो आप अच्छे से मुंबई जैसे शहर में आप रह सकते हो बढ़िया से। वो बेचारा मेडिकल स्टोर में काम करता था, और वो इतना ज़्यादा उधार उसके ऊपर हो गया कि जैसे मुंबई इसमें होते गुंडे टाइप के, हफ्ता वसूली करने वाले, उस टाइप के। तो उसने उधार ले रखा था उन लोगों से। आए दिन घर पहुँचे रहे, उसकी बीवी पे नियत ख़राब करें,
कि भाई तू पैसा दे या फिर हम तेरी बीवी को उठा ले जाएंगे। वो हाथ जोड़ता था और उसकी जो आदमी था उसका एक छोटा बेटा और एक उसकी बेटी थी, 10-12 साल के थे दोनों। तो हुआ ये कि जब देखा बहुत ज़्यादा उधार हो गया तो उसने बोला कि अगर तू कल तक पैसे का इंतज़ाम नहीं करता तो कल ये तेरा पूरा सामान मैं फेंक दूंगा बाहर और तेरी बीवी को उठा ले जाऊंगा। अब उसके दिमाग में घूमा कि भाई अब मुझे इस जगह को छोड़ के जाना चाहिए। तो वो मुंबई से सीधा आया, कोलकाता में शिफ्ट हो गया। रातों रात। हाँ, रातों रात। वो अब जैसे लेकिन वो रातों रात वहाँ के लिए निकल गया, कोलकाता के लिए निकला कि भाई मैं आज़ाद तो हो जाऊँ यहाँ से। वो निकला और फिर ये बोगड़ा चट्टी में आके रहने लगा। तो ये था इसका कि वो क्यों आया और कहाँ से आया था, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब वहाँ पे जब ये आया रहने के लिए तो किराया उसका इतना ज़्यादा था कि वो दे नहीं पा रहा था वहाँ पे रहने के लिए भाई। अब वहाँ पे पहले एक सरपंच थे, क्योंकि मैं जा चुका हूँ इस एरिया में। तो उनका नाम राम बिलास, हाँ जी। उनका नाम राम बिलास है, जो सरपंच वहाँ के थे। और अभी तक वो जिंदा है, एकदम 100 साल के ऊपर हो गया उनका एज, लेकिन वो अभी तक जिंदा। लेकिन हाँ, इंसान बहुत अच्छे हैं वो। जी। हम लोग गए तो हुआ ये कि उन्होंने बोला कि यार भाई ऐसा है कि एक तो जगह भी नहीं थी और प्लस उन्होंने किराए के लिए ज़्यादा ही बताया कि वो पैसे उसके पास थे नहीं, थोड़े बहुत पैसे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा तो है कि मैं तुम्हें यहाँ तो नहीं दे सकता, हाँ भाई तुम इतनी दूर से आए हो तो मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ। शमशान घाट के जस्ट सामने एक पुराना सा मकान है। तुम्हें जितना किराया देना हो, जितना तुम्हारे पास हो, कम ज़्यादा जो हो, वो मैं मंजूर करता हूँ, वो भी मेरा ही मकान है। तो ठीक है, मैं अपना कर लेता हूँ जी। तो पुराना था। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं सरपंच जी, हम मैनेज कर लेंगे। और इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता था क्योंकि भाई शमशान घाट सामने पड़ता था, डर के मारे नहीं आदमी रहता था। उन्होंने और कलकत्ता जैसे शहर में भाई काला जादू इतना ज़्यादा कि ऐसे ही लोगों की हालत ख़राब। तो वो अपनी फैमिली के साथ गए तो पूरा धूल मिट्टी था। तो उन्होंने बोला कि आज उनकी वाइफ ने बोला कि यार आप किस जगह आ गए रहने के लिए। उन्होंने बोला कि देखो भाई जितना मेरे पास पैसा था उतना ही भाई मैनेज कर लो, बाद में जब यहाँ मैं नौकरी करने लगूँगा हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने एक रूम खाली किया, साफ़ सफाई की और बच्चों को लेके साथ में अपना खाना पीना जो थोड़ा बहुत खा पी कर सो गए। उसी टाइम रात को उनकी बीवी को शमशान घाट के पास से सामने से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। जी। तो उन्होंने जब खिड़की के पास देखा तो एक बच्चा छोटा सा खड़ा होके ना, ऐसा लगा कि वो इंतज़ार ही कर रहा था कि वो खिड़की से वो देख रही हैं। तो जब उनकी वाइफ ने जब देखा तो वो ऐसा लगा वो बच्चा उन्हीं की तरफ कब से देख रहा है। वो देख रहा था और दर्द से चिल्ला रहा था वो कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ, और डर के वो बार बार पीछे भी देख रहा था। उन्होंने देखा कि काले कलर का कोई धोती पहन के आया और बड़ी बड़ी दाढ़ी और बाल थे। वो तुरंत उसको पकड़ के लेके झाड़ियों के अंदर गायब हो गया। ये देख के वो डर गई और तुरंत उसने खिड़की का दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे दिन वो बताना चाहिए अपने हस्बैंड से, लेकिन उसने कहा कि देखो मैं जा रहा हूँ काम ढूंढने के लिए, अगर कहीं अच्छा काम मिलता है तो मैं चला जाता हूँ। तो वो चले गए, नहीं बता पाई वो। दूसरे दिन फिर रात को यही हुआ कि फिर से उसको किसी अलग बच्चा इस बार देखा। इस बार कोई लड़की थी। वो लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई और वो जो आदमी था वो ऐसा उसको पता चल गया था कि इस घर में कौन कौन रहने वाला आया हुआ है। और वो ना देख के मुस्कुरा रहा था और मतलब इतना क्रीपी, जैसे कोई वो जो छोटी बच्ची थी उसके मुंह पे ऐसे हाथ रख के और उसके पीछे से ना वो ऐसे देख के और हंसते हुए देख रहा है कि हाँ अब तुम्हारी बारी आने वाली है। इतना कह के वो उसको घसीट के लेके चला गया। अब वो डर गई, अपने हस्बैंड से उसने बताया तो उसने बोला अरे तुम्हारा वहम होगा, ये सब कुछ नहीं है। वो बेचारा अपना काम ढूंढने में लगा हुआ था। फिर फाइनली उसको एक दिन राशन की दुकान पे काम मिल गया, अच्छी तनख्वाह भी थी, मालिक बहुत अच्छा था। तो उसके यहाँ वो काम करने लगा। अब तीसरे दिन चौथे दिन क्या हुआ कि वही कपालिक आया। वो कपालिक था जो शमशान घाट में रहता था। और कपालिक का नेचर मैंने आपको बताया कि कैसा था। जी। वो आया, उसने कहा कि भिक्षाम दही, भिक्षा मांगने के लिए कि भाई कुछ हो तुम्हारे पास तो दे दो। तो उस औरत ने दरवाज़ा खोला तो भाई अकेले रहते थे, तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आ गए कि देखते मम्मी कौन है। देखा तो उस अघोरी जो कपालिक था वो ना
उनकी बेटी को बड़े गौर से देख रहा था। अगर आप जानते होंगे उनको, साधिका ही बोलते हैं, जो कपालिक या घोरी होते हैं, उनके जो सहायक होते हैं उसको शायद साधिका बोलते हैं जी। जो उनके साथ में होते हैं। साधिका का एक रूप होता है, साधिका ही आई थिंक है। तो उस टाइम क्या हुआ ना, वो कपालिक देख रहा था उनकी लड़की को ध्यान से। उनकी वो लेडी समझ गई थी कि किसी और नज़र से मेरी बेटी को देख रहा है जी। और उसके बाद ये हुआ कि उसने चावल वावल दिए और फिर वो चला गया कपालिक। अब उसका डेली का हो गया काम, रोज़ डेली आए। पहले तो बाहर तक ही था, फिर दूसरे दिन वो घर के अंदर तक आ गया। फिर उसके तीसरे दिन वो अंदर आके पूरा सीढ़ी उड़ी की तरफ देखने लगा, घर के चारों तरफ कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो बोले अरे बाबा बाहर चले जाओ आप। तो क्या अरे बेटी चोर समझियो क्या मुझे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन आप बाहर जाइए। बाहर किया और चावल दे के बंद कर दिया दरवाज़ा। उस लेडी ने सोचा आज मैं अपने हस्बैंड को बता के रहूँगी, भाई कुछ ऊंच नीच हो गया बात तो फिर। हस्बैंड आए, उनसे बात बताई कि ऐसा है जी, ये जो बाबा हैं आते हैं रहते हैं, ऐसा है कि आप भाई आप इनको आके समझाओ कि मैं चला जाता हूँ काम पे, मेरी बीवी बच्चे अकेले रहते हैं, आप मत आया करो। तो वो कहा अरे छोड़ो यार, कहे जाओ नहीं तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी या फिर कुछ कर लूँगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। वो गए, शाम का वक्त था, शमशान घाट के अंदर गए तो सिर्फ वही कपालिक बैठा हुआ था। उसको पता था कि ये आदमी आने वाला है। तो बोले क्यों आ गया तू? तो कहे महाराज आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। कहे मुझे पता है तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तू जो बोलने आया है तुझसे पहले मैं तेरे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो उधार तेरा जहाँ था वहाँ से तू भाग के यहाँ आया ना? ये सुन के हैरान कि हाँ बाबा। तो कहने लगा कि तू इसी घर पे क्यों रह रहा है? तुझे पता है कि यहाँ पे कोई क्यों नहीं रहता, खाली क्यों है इतना? बोला नहीं महाराज। कहें क्योंकि यहाँ पे शमशान घाट है और डर के कारण यहाँ पे कोई नहीं आता है। तो तूने नहीं सोचा कि मैं इस पुराने खंडहर घर में हूँ तो मुझे इस पे पूजा पाठ कराना चाहिए? क्योंकि भाई कोई भी इंसान होता है घर में, अगर नया घर ले रहा है, कुछ भी नया चीज़ ले रहा है, पूजा पाठ कराता है, कुछ भी निगेटिव अगर पावर है तो वो हट जाए। जी। तो कहा कि हाँ महाराज कोई मिला ही नहीं मुझे, तो मैं तो किसी को नहीं जानता ऐसा जो पूजा पाठ करे। अगर हो सके महाराज तो आप ही हमारे घर में प्रस्थान रखो। लो वही बात हो गई कि जिसको मना करना था खुद ही बुला लिया उसको। अघोरी के चेहरे, वो कपालिक के चेहरे पे वही शैतानी मुस्कान आई कि चलो भैया मेरा काम तो आसान हो गया। बोले ठीक है महाराज आप कल सुबह आप आ जाइए। बोल के वो चला गया। घर पे गया, अपनी बीवी को बताया तो बीवी सर पकड़ के बैठ गई कि यार मैंने तुमको मना किया था, तुम तो उनको इनविटेशन दे के चले आए। उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होता, तुम्हारा वहम है भाई, वो कपालिक हैं, बुजुर्ग है, हमारे घर आएंगे तो आशीर्वाद ही रहेगा। क्या ठीक है। सुबह सुबह खाना पीना उनके लिए बनाया गया, वो आए, जो भी अपना उन्होंने कुछ किया पूजा पाठ, उसका खाना पीना खा के बोले कि बेटा ठीक है मैंने सब कुछ कर दिया है। दीक्षा बोलते हैं आई थिंक जो जी देते हैं लास्ट में अघोरी को, कपालिक को, पंडित जी को। तो उन्हें दीक्षा नहीं, उनको दीक्षा तो जो दक्षिणा बोलते हैं, दक्षिणा बोलते हैं जो देते हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा मेरी दक्षिणा का है। उन्होंने बोला कि महाराज मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं? क्या तू दे पाएगा? तो कहे कि महाराज देखिए मैं आपसे वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी जितनी यथाशक्ति है मैं उतना ही करूँगा। उन्होंने बोला नहीं पहले तू वादा कर कि जो मैं मांगूंगा तू वो देगा। उन्होंने बोला नहीं महाराज वादा कैसे मैं? कहे नहीं तू मांग, नहीं तो फिर जा, कोई बात नहीं मत दे दक्षिणा। बोला अच्छा ठीक है महाराज मैं वादा करता हूँ, आप जो मांगोगे मैं दूंगा। जैसे उसने ये बात बोली, कपालिक ने कहा मुझे तेरी ये बेटी चाहिए। अरे ये सुनते ही पारा गरम। बीवी का भाई उसका तो पहले ही गुस्सा आ रहा था कि मेरा हस्बैंड इसको लेके चला आया। तो उसने कपालिक पे ना थप्पड़ एक मार दिया उसकी बीवी ने। हाँ, कि मैं तो, मुझे पहले ही से शक था कि ये ढोंगी है, ये हमारी बेटी पे गंदी नज़र डाल रहा है। तो उसने कहा कि मूर्ख औरत तू नहीं जानती कि मैं तेरी बेटी को क्यों ले रहा हूँ, मैं इसको अपनी साधिका बनाना चाहता हूँ। तो कहे कि महाराज आपका दिमाग तो सही है। हस्बैंड बोला, कहे नहीं मुझे तेरी बीवी चाहिए, वो मुझे तेरी बेटी चाहिए, नहीं तो तू सोच ले कि मैं तुझे बर्बाद करके रख दूंगा। बोला अरे जाओ मुझे अपनी बेटी नहीं देना। तो धक्के मार के उसने बाहर कर दिया कपालिक को।
कपालिक बोला कि ठीक है, अब तू देख तेरे जीवन का ना अब वो उल्टा गिनती है वो शुरू हो चुका है, तू देखना गिड़गिड़ाएगा और ऐसी सज़ा मैं तुझे दूंगा ना कि तू जीवन भर पछताएगा कि आखिर मैंने इसको अपने घर पे बुलाया क्यों और इसको मैंने दक्षिणा दिया क्यों नहीं, इससे अच्छा मैं अपनी बेटी को ही दे देता। कह के वो चला गया, कह हाँ जा जा जो करना कर लियो। दूसरे दिन से वो कपालिक शमशान घाट में नहीं दिखा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 1 हफ्ता हो गया, नहीं दिखा वो। तो उनको लगा कि ये लगता है कपालिक डर के मारे भाग गया, झूठा था। तो निश्चिंत हो गए। लेकिन उनकी बेटी की तबीयत खराब होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि भाई उसने शादिका के लिए मांगा था, उसने नहीं दिया, और नहीं दिया तो कपालिक को ये अपनी बेइज्जती लगी, ऊपर से थप्पड़ भी मारा। तो उस कपालिक ने क्या किया, गूंगन मसानी को उनकी बेटी पे छोड़ दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनकी बेटी का पूरा बॉडी ऐसा लगा कि जैसे आम होता है ना, अपने आम, जैसे आपने आम देखा होगा, बड़े बड़े आम होते हैं तो उसमें दाग लग जाता है जी। सेम उसकी बॉडी पे लगने लगा था दाग, बड़े बड़े जगह जगह पे। ऐसा लगे कि स्किन वहाँ की पतली होती जा रही है और वो दाग काला काला होता जा रहा है कि अगर आप उसके अंदर ऐसे फिंगर डालोगे ना तो फिंगर अंदर घुस जाएगा, अरे इतना ज़्यादा मतलब सड़ जाता है अंदर से। तो वो धीरे 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 होता जा रहा था और रहते रहते ना उसकी बॉडी ऐसे पलट जाती थी, भूख भी नहीं लगती थी और वो एकदम पूरा उसका शरीर सूखने लगा था और अंदर से ना एक गंदी बदबू आने लगती है, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आती जैसे सड़े हुए मांस की बदबू, क्योंकि अंदर से सड़ रहा है शरीर। तो वैसा ही वो बदबू आता है, चाहे आप जितना नहा लो, धो लो, परफ्यूम लगा लो, वो बदबू जाएगी नहीं। वो धीरे धीरे हालत उसकी ख़राब। तो उन्होंने क्या किया कि जो हस्बैंड था वो अपने मालिक के पास गया, बताया कि साहब हमारी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है और कोई बाबा उबा हो तो बताइए। तो क्योंकि मैं काफ़ी इलाज करा चुका हूँ, उसने इससे पहले काफ़ी सारे डॉक्टरों को दिखाया, जितना भी बेचारे ने कमाया सारा खर्चा कर दिया। मालिक से भी पहले से एडवांस में और भी चीज़ें ले ली, पैसे, कि भाई मेरी बेटी सही नहीं है, मैं आपके लिए फ्री में कर दूंगा, एडवांस में आप मेरे को दे दो। मालिक ने दे दिया, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा, यहाँ पे काला जादू बहुत होता है, ठीक है, तो तुम्हें इसके लिए एक अच्छे साधक के पास जाना होगा, एक अच्छे अघोरी के पास जाना होगा जो तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि तुम्हारी बेटी पे ये कोई ऊपरी चक्कर है। तो अब ये हुआ कि उनकी बेटी की यह हालत ख़राब हुए आई थिंक 11 या 12 दिन हो चुके थे। उसके पास 7 से 8 दिन मुश्किल से बचे थे, क्योंकि 20 दिन की अवधि होती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने कुल जो गुरु हैं वो अघोरी हैं और वो काफ़ी पहुँचे हुए हैं, मैं उनका नंबर तुम्हें देता हूँ, उनका एड्रेस तुम्हें देता हूँ, तुम वहाँ पहुँचो। वो कहे ठीक है। वो अघोरी के पास गए। अघोरी पहले से ही जानता था। अब देखिए, इसका भी यही कारण होता है ना, जैसे हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यार कोई भी हो, अघोरी या कपालिक, चाहे जो हो, जिसके पास पावरफुल सच में वो होती है शक्ति, वो उनको पहले ही पता चल जाता है कि भाई ये आया है बंदा हमारे लिए, किस काम से आया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसका क्या मकसद है, तो पता चल जाता है। तो ऐसे कई सारी ऐसे एंटिटीज़ हैं जो जिसको सिद्ध करने के बाद हमको ये पता चल जाता है। तो वैसे उनको भी पता चल गया। उन्होंने बोला कि तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तेरी बेटी पर गूंगन मसानी का वार किया गया है और ये कोई ऐसा ऐरा गहरा तुझे बता ही नहीं सकता, और ये वही उतार सकता है और वही उसी को ही पता। अब जैसे मान लीजिए कि एक बॉटल है, ठीक है, उस बॉटल के अंदर जो कुछ भी लिक्विड है, अगर आप मतलब कि एक साइंटिस्ट टाइप को हो या फिर आप कुछ भी ऐसा नॉलेज है, आपको कोई प्रोडक्ट है, अब मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उसको देख के बता ही नहीं पाऊँगा भाई क्या दिक्कत है, मुझे तो सही लग रहा है। लेकिन आपको उस बारे में कई सालों का एक्सपीरियंस है, आप तुरंत देखते ही बता, अरे भैया ये तो पानी इसके अंदर ख़राब है, ये इसमें ये दिक्कत है जी। तो उसी टाइप का वो अघोरी जो थे, उनको भी 12 साल के ऊपर हो गया माँ काली का वो पूजा करते हुए, उनको भी आशीर्वाद प्रॉपर था और उन्होंने उनकी सिद्धि कर रखी थी जी। उन्होंने बोला कि तुम्हारी बेटी पे गूंगन मसानी का वार किया गया है और ये उसी कपालिक ने किया है
जिसको तुमने कुछ दिनों पहले तुम्हारी बीवी ने थप्पड़ मारा था। उसने कहा महाराज मैंने तो आपको कुछ अभी तक बताया भी नहीं, आप तो सब कुछ जान गए। उन्होंने बोला कि ज़्यादा देर मत करो, कल तुम अपनी बेटी को यहाँ इस शमशान में लेके आना, साथ में एक चांदी का कटोरा, 12 तरह की मिठाई और एक गिलास, हाँ, एक चांदी का कटोरा, 12 तरह की मिठाई और एक गिलास लेके आना, उसमें पानी होना चाहिए, एक गिलास पानी, जी। ये चीज़ लेके आना और अपनी बेटी को लेके आना। उन्होंने कहा ठीक महाराज। दूसरे दिन वो गए शमशान घाट में, बैठाया, चारों तरफ एक मिट्टी का गोल घेराई, कोई ऐसा नहीं सिंदूर और वो कुछ नहीं किया, बस मंत्र पढ़ के उसी मिट्टी से ही गोल घेरा बनाया, चांदी का कटोरा सामने रखा उस लड़की के सामने, 12 तरह की मिठाई और उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद उन्होंने कहा कि बेटी तू इसमें तू हाथ डाल के तो इसको पूरा मिक्स कर दे। जी। उन्होंने मिक्स, जब उनकी बेटी ने मिक्स किया तो उसने बोला कि ये तुझे 3 जगह निकालना है, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह तुझे वो भोग लगाना है। जी। किसको लगाना है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने भोग लगाया 3 जगह। उसके बाद उन्होंने कहा कि तू अपने जहाँ जहाँ तूने भोग लगाया, इसके बाद उस अघोरी ने कहा कि जहाँ जहाँ 3 जगह तुमने ये भोग लगाया है, इसके साइड साइड से तुम मिट्टी उठाओ। मिट्टी उठाने के बाद उसने उनके हाथ से वो मिट्टी जब ले लिया तो अपने हाथ में उन्होंने मिट्टी लिया और उसको एक पुड़िया में लपेट कर 12 बार उसके पूरे बॉडी से पूरा उतारा। उतारने के बाद बोला कि उसी लड़की को बोला कि तुम जाओ, ये जो कुआं दिख रहा है सामने, इस कुएं में फेंक के आओ। वो कुएं में फेंक के जैसे ही उसने कुएं में फेंका, तुरंत वो चट्टे से गिर गई ज़मीन में। ऐसा लगा कि जिस एंटिटी ने उसे पॉजेट कर रखा था वो तुरंत उसको छोड़ के चली गई। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी बेटी आराम है, अब उसे कोई दिक्कत नहीं। और मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा कि तुम लोग अगर यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें माँ काली को अपना मेन जो देवी माँ है, कुल माता, उनको तुम्हें बनाना पड़ेगा और माँ काली की ही तुम लोग सेवा करो। कोई भी यहाँ पे तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। इसके बाद उन्होंने माँ काली की पूजा स्टार्ट कर दी और तब से ही लेके वो माँ काली की पूजा करने लगे। और फिर ऐसी कोई भी एंटिटी या फिर वो कपालिक या फिर ऐसा कुछ भी ब्लैक जो बैड नेगेटिव जो एंटिटीज़ होती हैं, कभी उनके घर पे हमला नहीं किया और वो लोग अच्छे से अपना रहने लगे। तो ये था गुंगन मसानी की स्टोरी। एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको। ये बिहार से भेजी थी, मेरे एक व्यूवर हैं, उनका नाम है तनवीर अख्तर। तो हालांकि स्टोरी इतनी कुछ बहुत लंबी नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ अलग लगी थी मेरे को ये स्टोरी। तो ये इनके फादर के साथ हुआ था। तो एक बार इनके फादर ना किसी शादी में गए थे, और नहीं, शादी में नहीं, एक बार इनके फादर छोटे थे तो उसमें किसी झूले पे झूल रहे थे। तो झूले पे झूलते हुए हुआ क्या कि उनको किसी ने झूले से उठा के फेंक दिया। तो तब तो वो छोटे थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब ये घर आए उसके बाद इनकी धीरे धीरे हरकतें चेंज होने लगी ना, तो पता चला कि इसके ऊपर कोई जिन आ रखी है, कोई फीमेल जिन उसके ऊपर, लड़के के ऊपर आ गई थी। तो इनकी जो माँ थी तनवीर अख्तर, जिसने स्टोरी भेजा है, इसकी दादी, इसके पिता की माँ, वो इनको जगह जगह लेकर जाती हैं उस जिन को छुड़वाने के लिए। लेकिन अब होता क्या है ना, जब भी एक्सोर्सिज्म करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को उतारते हैं, जो भी बाबा तांत्रिक वाला, वो तभी उतारते हैं, पहले तो वो पता करते हैं कि चीज़ है क्या, और उसका एक तरीका, उसका एक स्टेप होता है, उसकी शक्ल देखना उस चीज़ का, उस एंटिटी का, या फिर उसका नाम पता करना। उसका नाम पूछते हैं पहले। अब ये बताते हैं कि वो जिन जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसको उतारना तो दूर, उसका नाम तक नहीं पूछ पाते थे। तो बहुत सारे जितने भी मौलाना मौलवी थे, सब उन्होंने ट्राई कर लिया आसपास के, कहीं से भी उनको आराम नहीं मिला। फिर एक कोई ज़िला है, शायद आई एम नॉट श्योर, शायद औरंगाबाद, वहाँ पे ये बताते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा कोई मौलवी हुआ करता था। वो क्या करता था, मतलब एक वेसल में, बड़े से वेसल में पानी भर के, उसके पास ऐसी ताकत थी मौलाना के पास कि उस वेसल पानी के अंदर ही वो दिखा देता था कि तुम्हारे अंदर क्या है।
तो इसकी माँ को उसके बारे में पता चला, तो इस लड़के को उसके पास लेकर गई, उस मौलाना के पास। अब पता हुआ गया, जब जैसे ही उसके घर पे एंटर हुए ना, वो उसको इतने बड़े मौलाना के अंदर, जिससे दुनिया का कोई जिन नहीं बचा था, जिसने हज़ारों जिन उतार दिए थे तब तक, जैसे ही एंटर हुए उसने दूर से ही जो है उनको वो किया, जो भी सलाम होता है इनका, कि अरे सलाम आप भी आया क्या साथ में। ओ, और वहीं से उसने हाथ जोड़ लिए कि आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ तो सही ऐसा है क्या। तो तब इसने उनको बताया कि इस लड़के के ऊपर जो है वो एक जिन तो है, लेकिन वो कोई मामूली जिन नहीं है, वो एक रानी जिन है। उस जिन के ऊपर ताज है, सर के ऊपर ताज रखा हुआ है उस जिन के ऊपर। इसने बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों जिन देखे हैं, लेकिन ऐसा जिन मैंने आज तक नहीं देखा जिसके सर पे ऊपर ताज रखा हुआ है। उस जिन के ऊपर, सर के ऊपर ताज रखा हुआ था। तो इस वजह से वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसको कोई हटा ही नहीं पाता था। उसने भी मना कर दिया कि मैं भी इसको नहीं हटा पाऊंगा, इसको कोई दुनिया में हटा नहीं सकता दूर। तो फिर वो घर आ गए। लेकिन अब मुझे ये तो नहीं पता वो जिन क्यों थी उसके साथ में। मेरे ख्याल से तो वो इसीलिए थी क्योंकि उसका लड़का सेक्सुअली पसंद था। देखो एज जो होती है ना, एज हम ह्यूमंस के लिए मैटर करती है, लेकिन पैरानॉर्मल एंटिटीज के लिए एज मैटर नहीं करती। ये बुढ़ापे तक का वेट करते हैं उसके मरने का, और फिर उसके आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारी बार। तो वो लड़का छोटा था, लेकिन उस जिनको वो पसंद आ रखा था। तो लेकिन वो जिन अच्छी थी, वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अब धीरे धीरे इस लड़के के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ आने लगी कि आसपास के सब जितने भी लोग जिनके ऊपरी परेशानियाँ होती थी, वो इनके पास आते ही उनको ठीक करने लगा था, क्योंकि वो जिनके पास इतनी शक्ति थी। तो सब कुछ इनके लाइफ में धीरे धीरे ठीक हो गया था, लड़का भी सही हो गया था। लेकिन फिर गड़बड़ हुई जब इस लड़के की शादी हो गई। जब ये 20-22 साल का हुआ तो उसकी शादी हो गई। अब वो जिन नहीं चाहते थे कि इसकी शादी हो, लेकिन उनकी शादी हो गई। तो शादी होने के बाद ये जो है मेंटली पागल हो गया ये बंदा। हालांकि इसका लड़का भी हो गया था, जिसने बाद में मेरे को स्टोरी भेजी, और इनका जितना भी पैसा वैसा था, घर वर था, सब बर्बाद हो गया था। लेकिन उस जिन ने इनसे बोला था कि तूने शादी कर ली, तूने मुझे धोखा दिया, तो अब मैं तेरे को जो है बर्बाद कर दूंगी। और वही फिर उसने करा। तो कहने का मतलब कि ये एंटिटीज इतनी स्ट्रांग भी हो सकती हैं। रानी जिन थी, तो रानी थी तो राजा भी होगा कोई, और प्रजा भी होगी कोई ना कोई, है ना। तो इनकी भी अपनी दुनिया होती है, कहने का मतलब। उनका भी अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप होता होगा। नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे तो राजा रानी मोनार्की है। तो जो भी इनकी भी अपनी दुनिया है। जैसे जैसे दिल्ली में, अब हम दिल्ली में बैठे हैं, तो दिल्ली की एक चुड़ैल है, द्वारका की चुड़ैल, है ना। उस स्टोरी सुनी होंगी मैंने। द्वारका भाई बहुत फेमस है इस मामले में। हाँ, तो वो भी चुड़ैल एक तरह से सेलिब्रिटी चुड़ैल बन चुकी है, सब उसी की बातें करते हैं। एक और बात भाई, द्वारका में ना मैं अभी कुछ दिन पहले गया था, आई थिंक 1 महीने पहले, रात के 1 या 2 बजे। मतलब मेरे को कहीं जाना था, कोई क्लाइंट था, कोई गेस्ट ही था, उसके पास ही जाना था। तो मैंने वो ट्राई किया कि मैं जा तो रहा हूँ उस रास्ते से, कुछ दिखे, कुछ मिले, कुछ। अच्छा, उसी वाले सेक्टर 9 है ना सर? जी, सेक्टर 9 वाले। बस मुझे तो कोई कुछ नहीं मिला ऐसा। बाकी आप, लेकिन बाकी लोग बताते हैं, तो हो सकता है कि मैं लकी हूँ या फिर मेरे को दिखाई नहीं दिया। नहीं, फिर ये बहुत साल पहले की भी तो बात है। इसको तो मेरे ख्याल से 20-25 साल हो चुके हैं इन बातों। लोग आज भी बात करते हैं इस बात। हाँ, बातें तो करते हैं, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से वहाँ पे नहीं है। अब तो इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है वहाँ पे। वो तो जिस जमाने की ये बात है, उन दिनों तो वो बिल्कुल सुनसान हुआ करता था इलाका। वहाँ पे मेट्रो भी नहीं आई थी उस टाइम पे। तो अब तो मेट्रो आ चुकी है, प्रॉपर स्टेशन बन चुका है मेट्रो का। और वो पेड़ है, उस पेड़ के आसपास धुंध छाई रहती थी उन दिनों। तो अब तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ ऐसा है। हालांकि उन दिनों मेरा एक मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था नाइट शिफ्ट में। तो मेरा एक वो था, मतलब मैं टीम लीडर था, तो मेरे अंडर ही काम करता था एक लड़का जो कि द्वारका में रहता था। तो उनकी कैब जो है रात में वहीं से जाती थी। तो वो भी बताता था कि वहाँ से जब कैब वाले अवॉइड करते हैं लेकर जाना, तो डर तो था ही उस जगह का। खौफ तो है, हाँ, आज भी है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो जो भी एंटिटी थी वो अब वहाँ पे है। नहीं तो होती तो आई एम श्योर रिकॉर्ड वगैरह हो जाती शायद, फोन कुछ तो होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई वहाँ पे। बाकी भाई चलो वापस स्टोरी पे आते हैं। क्या स्टोरी बताए थे आप दिल्ली की चुड़ैल से? नहीं, दिल्ली की चुड़ैल की स्टोरी नहीं है। स्टोरी मतलब वही बता रहा था मैं कि दिल्ली की चुड़ैल है।
इनमें भी ये भी सेलिब्रिटी बन चुकी है आज के डेट में, क्योंकि चुड़ैलों की दुनिया में सब इन्हीं की बात करते हैं, दिल्ली की चुड़ैल की। जी भाई। तो अब मैं एक और, चलो इस पानी की बात कर रहे थे, पानी की एक और स्टोरीज बताता हूँ आपको। ये भी मेरे को थोड़ी, हालांकि जिनकी स्टोरी नहीं है, मुझे नहीं पता किस चीज़ की स्टोरी है, लेकिन मैं स्टोरी बताता हूँ आपको, व्यूअर से जज करेंगे किस चीज़ की स्टोरी है। ये भी मेरे ख्याल से बिहार की या झारखंड की स्टोरी थी, किसी व्यूअर ने भेजी थी। तो बेसिकली क्या हुआ था, इनके गांव में एक दो बच्चे रहा करते थे, छोटे लड़का एक लड़की, और उनकी मम्मी थी और बाप तो दिन में नौकरी करते हैं, बेचारे चले जाते हैं। तो वहीं पर ही एक वो थी, तालाब हुआ करता था बड़ा सा, जिसपे ये लोग अपना नहाने वहाने मस्ती करने के लिए कपड़े वपड़े धोने जाते थे। तो वो जो फैमिली थी वो कभी उस तालाब पे जाती नहीं थी, लेकिन एक दिन पता नहीं क्या हुआ, इसकी माँ वहाँ पे चली गई बच्चों को लेकर। शायद बच्चों ने जिद की होगी कि हमें भी तालाब में खेलने जाना है, तो वो चले गए। अब वो तालाब ऐसे था कि तालाब था और उसके ऊपर स्टेप्स थे, मतलब सीढ़ियाँ टाइप थी, जिससे 3-4 स्टेप्स चल के फिर नीचे तालाब पड़ता था। तो इसकी माँ दोनों बच्चों को लेकर गई, तो दोनों बच्चे जो है पैर लटका के वहाँ पे बैठ गए, स्टेप्स पे पैर लटका के इस तरीके से बैठे कि ये तो स्टेप्स पे बैठे थे, लेकिन इनके पैर नदी पानी के अंदर थे। और इन बच्चों की माँ पीछे आसपास की दूसरी औरतों से बात करने लग गई, उसका ध्यान नहीं गया उस बच्चे पे। तभी वो लड़की चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, भैया को कोई पानी में पकड़ के खींच के ले गया। तो वो चिल्लाई, तो उसकी माँ आई और आसपास के सब लोग आए, तो देखा कि वो, अब कितनी देर लगी चिल्लाने में। अब मान लो अगर वो छोटा बच्चा था, अगर वो पैर फिसल के गिरा होता तो एकदम से तो नहीं डूब सकता, है ना, छटपटाता वो, कुछ सेकंड्स लगती हैं उसको नीचे जाने में। और तब तक तो लोग आ ही गए थे, विद इन अ फ्यू सेकंड्स सारी आसपास भीड़ जम गई थी, लोग कूदे भी उसको देखने के लिए, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिला उनको। और तब तक फिर इसके पिता उसके फादर को भी बुलाया गया वहाँ पे, जो दूसरे आदमी थे आस पड़ोस के, उनको भी सबको बुलाया गया। तो उन्होंने खूब ढूंढा उस तालाब को, बच्चा मिला ही नहीं कहीं पे कि बच्चा गया कहाँ। अब ये तो पक्का हो चुका था कि बच्चा इतनी देर में जिंदा तो नहीं बचा होगा, है ना, क्योंकि पानी के अंदर कितने 2-3 मिनट से ज़्यादा तो नहीं रोक सकते, 2 मिनट 5 मिनट। हाँ, ये तो कंफर्म हो गया था कि बच्चा मर गया है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चे की लाश कहाँ गई। फिर गांव के कुछ गोताखोर थे जो कि अच्छा सांस रोकने में माहिर थे, तो उन्होंने गोता लगाया, तो इनको बहुत ही नीचे, मतलब इतनी नीचे कि इनको कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वहाँ पे इनको फील हुआ कि कुछ पड़ा हुआ है, कुछ मतलब ह्यूमन बॉडी कोई है वहाँ पे। तो इनको पता लगा कि ये तो पक्का उसी बच्चे की बॉडी है। अब ये जब उसकी बॉडी को खींच के लाने लगे ना ऊपर, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उसकी बॉडी इस तरीके से फंसी हुई थी कि उसका जो सर था वो नीचे, जो दलदल टाइप ज़मीन होती है नीचे नदी के नीचे, उसमें फंसा हुआ था, और उसका पूरा बॉडी ऊपर थी, हवा में तैर रही थी, सर नीचे था। अब सोचने की बात यह है कि सर कैसे नीचे उसका घुस सकता है, बच्चा खुद तो घुसा नहीं सकता, और कोई दूसरा क्यों घुसाएगा इस तरीके से कोई इंसान। हाँ, अगर किसी का ये मकसद था, पहली बात तो कोई छोटे बच्चे को मारेगा क्यों, अगर बाई जान से क्यों मारेगा। अगर ठीक है किसी तरह की फैमिली में कोई गुस्सा था, कोई दुश्मनी थी, बच्चे को मारना ही मकसद था, तो वो तो नीचे डुबा के मार सकते थे। तो लेकिन उसका जो सर था वो इतनी नीचे उसमें घुसा हुआ था दलदल के अंदर, तो मेरे ख्याल से ये किसी ह्यूमन का तो काम हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। और आई थिंक ये कोई जानवर भी हो, अगर पहले तो बात, तो तालाब में इतना बड़ा जानवर होता नहीं है, और हो भी तो ऐसा तो नहीं कर सकते। हाँ, और पता है वहाँ पे मेरे को बताया था किसी ने कि वहाँ पे एक चीज़ होती है, एंटिटी होती है, उसको बोलते हैं पंडुआ। होता क्या है, जब पानी में डूब के कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा वो पानी में ही तड़पती रहती है, भटकती रहती है, तो वो दूसरों को भी जो है डुबा के मारने की कोशिश करती है। पंडुआ बोलते हैं उसको। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ रहा होगा जिसने उस बच्चे को वहाँ पे मारा। कभी कोई मरा होगा, ये गया होगा। हाँ, ये नेचुरल इंसिडेंट Natural तो नहीं है। तो नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। तो ये था एक जो कि मुझे बहुत मतलब दर्दनाक तो था, ये बेचारे छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी इसमें। लेकिन इस टाइप की स्टोरीज हो ना, इस टाइप की स्टोरीज मुझको ज़्यादा थोड़ा सा वो लगते हैं कि भाई जहाँ पे समझ में ना आए कि हुआ गया, है ना।